आदाब नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम फ्रेम के एपिसोड नंबर 7 में। इस वीडियो से पहले धर्मशाला केस पर हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इससे पहले हमने आपको बताया था कैसे कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की थी। उसके बाद एसआईटी ने ऐसी 15 जगह चिन्हित की जो उस नकाबपोश गवाह ने बताई थी। उस नकाबपोश ने बताया था कि उसने उन 15 जगहों पर लाशें दफनाई थी और एसआईटी ने एक एक करके उन जगहों पर खुदाई का काम शुरू कर दिया। धर्मशाला के पास नेत्रवती नदी के किनारे खुदाई का काम शुरू किया गया। 29 और 30 जुलाई के बीच 15 में से उन 5 जगहों पर खुदाई का काम किया गया। पहली खुदाई की कहानी से शुरू करते हैं। 29 जुलाई को लगभग दोपहर के 12 बजे के आसपास एसआईटी की टीम, फोरेंसिक की टीम, सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स और एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस ये सभी वहां मौजूद थे। मजदूरों की सहायता से वहां खुदाई का काम शुरू किया गया। इस पूरी खुदाई के दौरान वो नकाबपोश सफाई कर्मचारी मौके पर मौजूद था। थोड़ी देर के बाद लगभग 3 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा चुका था और अचानक 3 फीट के बाद जमीन से पानी निकलने लगा, जिससे वो 3 फीट का गड्ढा पानी से भर गया। उसका कारण यह था कि नेत्रावती नदी से साइट नंबर 1 की दूरी लगभग 8 से 10 मीटर थी। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी गहराई पर ही गड्ढे में पानी आने लगा और पानी आने पर साइट नंबर 1 की खुदाई का काम रोकना पड़ा, पर इंतजाम पहले से किए जा चुके थे। उसके बाद डीजीपी प्रणब मोहंती के नेतृत्व में मशीन द्वारा खुदाई का काम शुरू किया गया। गड्ढे में पानी आने के कारण 2 से 3 घंटे का समय निकल चुका था और जैसे जैसे गड्ढा खोदा जा रहा था वहां खड़े हर व्यक्ति की नजर उस गड्ढे पर टिकी हुई थी। सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। पता नहीं कितनी गहराई के बाद कौन सा कंकाल, कौन सा सबूत बाहर आ जाए। और इस पूरी खुदाई के दौरान वो नकाबपोश गवाह पुलिस के साथ मौके पर खड़ा रहा और धीरे धीरे करके गड्ढे की गहराई 3 फीट से 6 फीट, 8 फीट और 10 फीट तक पहुंच गई। और वहां खड़े लोगों ने उस नकाबपोश व्यक्ति से सवाल किया कि तुमने कितनी गहराई पे लाशें दफनाई थी। और उसके कहने पे गड्ढा और खोदा गया और धीरे धीरे करके गड्ढे की गहराई लगभग 15 फीट तक पहुंच गई। तब उस कंप्लेनर से फिर से पूछा गया, क्या इससे ज्यादा गहराई पे तुमने लाशें दफनाई थी? तब उसने कहा कि नहीं साहब, इससे ज्यादा गहराई पर तो नहीं दफनाई थी। तब पुलिस ने कहा, तुम्हारे सामने अभी 15 फीट तक गड्ढा खोदा जा चुका है और अगर तुम कहो तो अभी गड्ढा खोदने का काम रोक देते हैं, क्योंकि गड्ढे में लगातार पानी आ रहा था और लगभग शाम के 6 बज रहे थे, अंधेरा होने लगा था। तो उस नकाबपोश गवाह ने कहा कि हाँ, आप खुदाई का काम रोक दीजिए और उसके कहने पर खुदाई का काम रोक दिया गया और उस गड्ढे को वापस से मिट्टी डालकर भर दिया गया। पहली खुदाई में एसआईटी के हाथ कुछ भी नहीं लगा, ना ही कोई कंकाल, ना ही कोई इंसानी सबूत। उसके बाद एसआईटी ने कहा कि बाकी साइट्स की खुदाई का काम कल यानी 30 जुलाई को किया जाएगा और उसके बाद सभी टीमें वापस चली गई। उसके बाद 30 जुलाई की सुबह कंप्लेनर के वकील मंजूनाथ एन ने एक स्टेटमेंट जारी किया। ये उस स्टेटमेंट की कॉपी है। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि पहले दिन की खुदाई में कोई लाश या कंकाल तो नहीं मिले, पर लगभग 2.5 फीट की गहराई पर एक फटा हुआ ब्लाउज, एक पैन कार्ड और एक एटीएम कार्ड मिला है। और उस गड्ढे में से जो 2 आईडी कार्ड मिले, एक एटीएम कार्ड और एक पैन कार्ड, जिसमें से एक आदमी के नाम का है और एक महिला के नाम का। आदमी का नाम तो रिवील नहीं किया गया, पर महिला का नाम था लक्ष्मी। और आखिर वो लक्ष्मी कौन थी, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। और वकील का कहना है कि जब इन चीज़ों की जांच की जाएगी तो पता नहीं क्या कहानी सामने आए। हालांकि एसआईटी ने इस बात पर कोई सफाई नहीं दी है, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि 2.5 फीट के गड्ढे पर कुछ मिला था। उसके बाद दिन आया 30 जुलाई और वही एसआईटी की टीम, फोरेंसिक की टीम और बाकी की सभी टीमें लौ लश्कर के साथ साइट पर पहुंची। वो नकाबपोश गवाह पुलिस और फोरेंसिक टीम के साथ ही आया और 30 जुलाई को बाकी की साइट्स की खुदाई का काम शुरू किया गया और सबकी मौजूदगी में साइट 2 की खुदाई शुरू की गई। गवाह साथ में मौजूद था और साइट 2 पे लगभग 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा चुका था। उसके बाद गवाह से पूछा गया कि क्या और गहराई पे गड्ढा खोदना है, तो उसने कहा कि नहीं, और वहां से भी एसआईटी को कुछ हाथ नहीं लगा। उसके बाद साइट 3 के गड्ढे की खुदाई शुरू की गई। हैरानी की बात यह है कि साइट 1 से साइट 8 तक ये जितनी साइट्स हैं ये नेत्रवती नदी के किनारे पर हैं और बाकी 9 से 15 तक जो साइट्स हैं वो हाईवे पर या रेन फॉरेस्ट में हैं। खैर, उसके बाद साइट 3 की खुदाई शुरू की गई मजदूरों और मशीनों की सहायता से
और वैसे ही साइट 3 पर भी 10 से 12 फीट का गड्ढा खोदा गया और कंप्लेनर से पूछा गया कि क्या तुम और गहराई पर जाना चाहते हो, तो कंप्लेनर ने मना कर दिया। तो वैसे ही साइट 3 पर भी एसआईटी को कुछ हाथ नहीं लगा। फिर साइट 4 और 5 पर भी 10 से 12 फीट 15 फीट का गड्ढा खोदा गया, पर वहां से भी एसआईटी को कुछ हाथ नहीं लगा। उसके बाद उन गड्ढों को मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया। 30 जुलाई की शाम होते होते लगभग 15 में से 5 साइट्स का काम पूरा किया गया था, जिसमें एसआईटी को कुछ भी हाथ नहीं लगा था। 15 में से 5 साइट्स की खुदाई की जा चुकी है और बची 10 साइट्स में 3 साइट्स नेत्रावती नदी के किनारे है और बाकी की 7 साइट्स कुछ हाईवे में तो कुछ रेन फॉरेस्ट में है। और जिस तेजी से एसआईटी खुदाई का काम कर रही है, उस हिसाब से अगले 2 से 3 या 4 दिनों में खुदाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। पहले 2 दिनों में एसआईटी के हाथ तो कुछ लगा नहीं, तो क्या इसका मतलब यह है कि ये गवाह झूठ बोल रहा है या पहले ही लाशें निकाल ली गई हैं? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर पता नहीं अगली 10 साइट्स में एसआईटी को क्या मिले। और उन 10 साइट्स की खुदाई 31 जुलाई से शुरू होगी। इसके अलावा जो कंप्लेनर के वकील हैं, उन्होंने पहली खुदाई के बाद एक स्टेटमेंट जारी किया था। एक लाल ब्लाउज, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड मिला था। दूसरे स्टेटमेंट में कंप्लेनर के वकील मंजूनाथ एन ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें उस कंप्लेनर ने बताया है कि उसने कितनी साइट्स पर कितनी लाशें दफन की थी। कंप्लेनर के वकील मंजूनाथ एन ने जो लिस्ट जारी की है, उसमें बताया गया है कि साइट नंबर 1 में उसने 2 लाशें दफनाई थी, साइट नंबर 2 में उसने 2 लाशें दफनाई थी, साइट नंबर 3 में भी उसने 2 लाशें दफनाई थी, साइट नंबर 4 और 5 में उसने 6 लाशें दफनाई थी। पर इन सभी जगहों पर खुदाई के दौरान एसआईटी को कुछ भी हाथ नहीं लगा। और बाकी की 10 साइट्स पर उसने कितनी लाशें दफनाई हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मंजूनाथ एन ने स्टेटमेंट जारी किया है। इसी दौरान वहां मौजूद एक रिपोर्टर ने एसआईटी टीम के एक मेंबर से बात की, तो उस मेंबर ने चौंका देने वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि जब इस कंप्लेनर ने पहली बार एसपी को कंप्लेंट की थी और जब कोर्ट में इसकी गवाही होनी थी, तब ये अपने साथ बोरी में एक मानव खोपड़ी लेकर आया था। उसने कहा था कि धर्मशाला के पास जाकर उसने अपनी जान जोखिम में डालकर ये सबूत लेकर आया है, ताकि पुलिस और कोर्ट उस पर विश्वास कर सके। और जब उसे धर्मशाला लाया गया, तब एसआईटी ने पूछा कि चलो तुमने 15 साइट्स भी बता दी और तुम सुरक्षित यहाँ तक आ चुके हो, तो अब बताओ कि उस दिन जो कोर्ट में मानव खोपड़ी लेकर आए थे, तो वो तुमने कहां से निकाली थी? तो उस पर उस नकाबपोश ने कोई जवाब नहीं दिया। एसआईटी का कहना है कि उसने अभी तक वो लोकेशन नहीं बताई है। हो सकता है शायद आने वाले दिनों में बताए, पर अभी तक उसने वो लोकेशंस नहीं बताई है। इसका मतलब है कि ये केस कहीं भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर सच्चाई ये है कि पहली 5 साइट्स में एसआईटी को कुछ भी हाथ नहीं लगा है, जो इस कंप्लेनर ने दावा किया था। बस कुछ चीजें मिली हैं जो सवाल खड़ा करती हैं। और इसी बीच में एक अजीब सी खबर सामने आई। इस पूरी एसआईटी टीम के जो चीफ बनाए गए थे डीजीपी प्रणब मोहंती, जो काफी समझदार और ईमानदार अफसर हैं, और इन्हीं की अगुवाई में 20 पुलिस अफसरों की एसआईटी टीम बनाई गई थी। 30 जुलाई को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया कि इस एसआईटी टीम के जो चीफ हैं प्रणब मोहंती, उन्हें कर्नाटक की ड्यूटी से फ्री किया जाए। वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में उनकी पोस्टिंग होगी। इसमें कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि डीजीपी लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी पोस्टिंग बदलते रहती है। और हैरानी की बात यह है कि इतने शोर शराबे के बाद जब कर्नाटक सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया और प्रणब मोहंती को एसआईटी का चीफ बनाया, और अब अचानक से सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फैसला, तो इसका क्या मतलब है? पर इस बीच में कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने यह कहा है कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि इस केस के पूरे होने तक प्रणब मोहंती को यहाँ रहने दिया जाए, इस केस की जांच करने के लिए। अब आगे क्या होगा, ये खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए क्राइम फ्रेम के साथ।